मैं इतना पागल था कि वो मेरे को सर जिस भी ऑडिट पे भेजते थे ना, मैं उन ऑडिट्स की फाइल्स पे पीछे शायरी लिख के आ जाता था। एक दो तो क्लाइंट आ गए कि सर ये देखो क्या लिख रहा है कि गड़बड़ घोटाला हो चुका है, सजा सुनानी बाकी है, इनकम टैक्स चुरा लिया, जीएसटी चुरानी बाकी है। ट्वेल्थ में मेरे आए 92%। और एज अ मारवाड़ी हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो तुम बिजनेस कर लो या तुमसे सीए करवाई जाएगी, क्योंकि मारवाड़ी बाप के लिए ये होता है कि एजुकेशन का मतलब ही सीए होता है। अगर उसका लड़का सीए नहीं कर रहा है ना, मतलब वो लाइबिलिटी है। हाँ, मेरे को तो वो लगा, तो मैंने कुछ भी करके जैसे तैसे करके सीए सीपीटी का फॉर्म भर दिया। पर क्या होता है कि जब कुछ लौंडे सीपीटी का फॉर्म भरते हैं ना, वो तभी खुद को सीए समझ लेते हैं। उनके स्टेटस में आता है फ्यूचर सीए, सीए टू बी, अब कैसे करोगे बजट हाई, वॉच आउट फॉर मी निर्मला ताई। समझ रहे हो? और मैं भी उतना ही कॉन्फिडेंट था, मैं भी उतना ही मोटिवेटेड था। तो मैंने क्या किया, मेरा भी एक सपना था कि एक दिन एक टेबल हो, उस पर एक लैपटॉप पड़ा हो, मैं सामने बैठा हूँ, मैं लैपटॉप पे रिजल्ट साइट खोलता हूँ, उस पर मेरा रोल नंबर एंटर करता हूँ, एंटर दबाने वाला होता हूँ और इतने में पीछे से पापा का हाथ आता है, चल दबा दे। मैं प्रेस करता हूँ, फिर वो पास वाला रिजल्ट आता है और पता है पूरी फैमिली ऐसे रोने लग जाती है। और ये सपने हम सारे स्टूडेंट्स देखते हैं। मैंने भी वो सपना देखा और वो मोटिवेशन लेके मैं गया सीए करने। मैं सीए करने घुसा क्लासेस में, एक क्लासेस में 200 बच्चे बैठे थे। मैं स्कूल का टॉपर था तो मेरे को लगता था कि मैं तो स्पेशल हूँ। मैं उधर घुसा, वो 200 बच्चे अपनी अपनी स्कूल के टॉपर थे। वो टीचर पढ़ा रही, उसके पहले जवाब दे रहे हैं और मेरी फटी। यहाँ मेरे को पहली बार जिंदगी में सेल्फ डाउट आया, क्योंकि तुम समझो वो जो सारे जवाब दे रहे थे ना और मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे स्कूल में स्कूल वालों ने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़नी सिखाई। हमको हमेशा वही बोल दिया कि ये जो सिलेबस है ये इतना ही है तुम्हारी दुनिया, अब ये पढ़ लो पास हो जाओ। और हमने भी वही किया। इन्होंने हमको बाहर की दुनिया पढ़नी सिखाई नहीं। मेरे को पहली बार ऐसे लाइफ में सेल्फ डाउट आया। बट स्टिल यार मेरे को ऐसा था कि मेरे सपने ज़्यादा बड़े, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने कुछ भी जैसे तैसे मेहनत करके सीपीटी क्लियर की 154 आउट ऑफ 200। सीपीटी क्लियर हुई, उसके बाद होती है शुरू आईपीसीसी। आईपीसीसी में तुम यूं समझो कि किताबों का पार्ट नहीं, पहाड़ की किताबें होती है, इतनी सारी किताबें। फिर और हम मतलब 12 घंटे मैं लाइब्रेरी जाता था, 6 घंटे क्लासेस अटेंड करते थे और उसके बाद भी इतना मोटिवेशन, क्योंकि तुम समझो जब तुम इतना सारा कर रहे होते ना तो यू नीड डेली डोज ऑफ मोटिवेशन। अब ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, इनका मोटिवेशन टाइम टेबल बनने तक ही रहता था कि जैसे मैं टाइम टेबल बना के सॉफ्ट बोर्ड पे लगाऊं, और सॉफ्ट बोर्ड पे मैं जैसे ही लगाता था और ये सोचता कि यार आज तो बहुत मेहनत हो गई है। तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि यार ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये ज्यादा काम नहीं आएगा। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। तुम ही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर हो। तो मैं जब मैं ना सर 15-15 घंटे लाइब्रेरी फिर ये सब करता था ना, तो मैं उसे खुद को बोलता था कि अब जो हार मान चुका हूं तो मुस्कुरा ही लेता हूं कि टूटना तय है, हौसला बिखरा जरूर है, और अब जब मंजिल गुमनाम है तो खुद को खुद का पता पूछ ही लेता हूं। अब जो हार मान चुका हूं तो मुस्कुरा ही लेता हूं। मैं पन्ने खा समझता था, अब सच्चाई बता ही देता हूं। प्यारे से झूठ को बुनियाद बनाकर ख्वाब जो सजाए अरसों से, अब जो उठाऊं नींद से तो पलकों पे सच का पर्दा गिरा ही देता हूं। अब जो हार मान चुका हूं तो मुस्कुरा ही लेता हूं। और दैट मोटिवेशन हेल्प्ड। मैंने आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लिया, बढ़िया एकदम। मेरे साथ दर्शक भी सीए करने आया था, तो दर्शक का और मेरा एक और दोस्त था अंकित, और एक और हमारा दोस्त था अननोन मैन। अंकित के एग्जैक्ट 200 नंबर आए थे, एग्जैक्ट 200। मतलब हम तो उसको लकी आदमी बोल रहे थे। हमारा एक और दोस्त था यार, उसके ना 199 आए थे। तुम समझ रहे हो 199 कि तुम्हारे कितने अटेम्प्ट लगे, कोई पूछता है तो बुरा लगता है। ये 199 ना पीठ है, ये साला एक नंबर छुरा लगता है। एंड भाई मुझे उस टाइम है ना, मैंने जब 199 और 200 देखे ना, मैंने एक साथ जिंदगी और मौत खड़ी हुई देखी। और यार उस दोस्त ने ना सुसाइड कर ली थी। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्रोफेशन में ऐसा है, हमारे देश में कई स्टूडेंट्स हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ के एग्जाम्स में नंबर नहीं आते, वो पास नहीं हो पाते, एंड दे कमिट सुसाइड। और ये केसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं कि एक नंबर से जिंदगी अटक सकती है।
नन्ही सी जान सूली लटक सकती है, पर ऐसा कुछ तुम मत करना यारो, 6 महीने में जिंदगी बदल सकती है। मैंने आईपीसीसी क्लियर हुई। अब आईपीसीसी के बाद सबसे ब्यूटीफुल फेज शुरू होता है तुम्हारा, विच इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप की सबसे बढ़िया बात क्या पता है कि हर महीने के एंड में एक मैसेज आता है कि योर सैलरी इज बीइंग क्रेडिटेड 2000 रुपीज। मैं मैसेज करता था, यस सर योर वेजेस आर बीइंग रिसीव्ड। और मैं तो क्या, मैं देखो एक तो प्यार में पागल तो था ही, मैं इतना वो उसमें था कि मैं क्या कहता था, जो मूवी देखता था ना वो कैरेक्टर बन के ऑफिस चला जाता था। कि जैसे मैंने भूल भुलैया देखी तो मैं कुर्ता पहन के चला गया, फिर मैंने कबीर सिंह देखी तो फॉर्मल बिना बेल्ट के वड़ा वाऊं। ये तो तुम भला मानो मैंने उस टाइम पी के नहीं देखी थी। मैं इतना पागल था कि वो मेरे को सर जिस भी ऑडिट पे भेजते थे ना, मैं उन ऑडिट्स की फाइल्स पे पीछे शायरी लिख के आ जाता था। एक दो तो क्लाइंट आ गए कि सर ये देखो क्या लिख रहा है कि गड़बड़ घोटाला हो चुका है, सजा सुनानी बाकी है, इनकम टैक्स चुरा लिया, जीएसटी चुरानी बाकी है। और मैं तो पोएट्री तो उस टाइम भी करता था, तो फिर मैंने मेरे बॉस के लिए एक पोएट्री लिखी जिसमें आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा, ऐसा ठीक है साहब, कि अगर फॉर्मल कपड़े बैक बेंचर को पहनाकर अपना एम्प्लॉय समझते हो तो मेरे बॉस हो तुम। आपको रिपीट करना है, क्या है, मेरे बॉस हो तुम। कि अगर फॉर्मल कपड़े पहनाकर किसी बैक बेंचर को अपना एम्प्लॉय समझते हो तो 2000 स्टाइपेंड देके 20,000 का काम एक्सपेक्ट करते हो। मेरे नाम का क्रेडिट अपने नाम करवा रहे हो, छोटे से काम के लिए सुबह से शाम करवा रहे हो, जमीन से उठा के सीए बना दूंगा ये समझते हो, नहीं हो तुम, कैसे बना दोगे। फिर वो भैया मेरे को बोलते थे कि रनमल यार तू मेरे ऑफिस का डेकोरम खराब कर रहा है। मैं कहता यार भैया तुम मेरा करियर खराब कर रहे हो, तुमको पता चल रहा है क्या कर। और मेरे को वैसे करनी नहीं थी, बट वन फाइन डे एकदम ऐसे कंटाल चुका हूँ ये आर्टिकल शेप, फिर क्लासेस अटेंड करो, लाइब्रेरी जाओ, ये वो सब। तो रात को ऑडिट सीजन चल रहा था उस टाइम, और रात को 11:30 बजे तो ऑफिस में कोई नहीं है, मैं अकेला लैपटॉप पे बैठा था, काम कर रहा हूँ, एक ऑडिट कर रहा था और एक एसेट का डेप्रिसिएशन निकाल रहा था मैं। तो मैं उस जब एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा था ना कैलकुलेटर पे, तो उसका डेप्रिसिएशन कुछ 15% आ रहा था। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार रनमल ये एसेट तो 15% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तेरे सपने इससे कहीं डबल ट्रिपल स्पीड से डेप्रिशिएट हो रहे हैं। मेरे को हमेशा से लिखना था, मैं स्कूल में लिखता था। मैंने मेरी पहली पोइट्री लिखी थी मेरे दोस्तों का नाम यूज करके 9th स्टैंडर्ड में। जैसे मेरा एक दोस्त था शिवम, वो गोरा था, एक दोस्त था जैमिल, वो काला था। तो मैं लिख दिया अब हम कब तक कर रहे ये सबमिशन, शिवम और जैमिल है जैसे ओरियो कॉम्बिनेशन। तो उस टाइम 800 बच्चे बैठे, जैसे अभी तुमको मजा आया ना वैसे उतने से उन सबको मजा आया। तो उस दिन वो तालियों की गूंज मेरे अंदर रह गई थी। मैं वहां लैपटॉप पे बैठ के ये सब सोच रहा हूँ। मैंने बैग उठाया, एक्टिवा से घर जा रहा हूँ, और घर जाते जाते एकदम बाहर एकदम सन्नाटा है, पर अंदर शोर है कि नकार दूं ये गम सभी, आग मैं डाल दूं, खड़ा हूं स्तर पे अपने आप को संभाल तू। मैं कम नहीं समंदर सा विशाल हूं, मैं कल की पहेली नहीं मैं आज की मिसाल हूं। राह मेरी थोड़ी अजीब सा मोड़ ले गई, मुझसे मेरा जुनून तोड़ ले गई। बिखरे हुए हैं सवेरे मेरे, क्योंकि वो मेरे रात का जोड़ ले गई। कि खुशी से करे कोई ऐसा काम कर रनमल, सब ठीक होगा, तू बस अपनी काबिलियत को एक समान कर रनमल। मैं घर पहुंचा, मैंने पापा को फोन किया, बोला पापा यार अब मेरे से सीए नहीं होगी। उस आदमी ने मेरे मुंह पे फोन काट दिया, बोले यार तेरे से बात करने से मतलब ही नहीं है, और वो भी इतनी रात को। मैंने फॉर्मल पहनी थी, मैंने फॉर्मल उतार के टंगाई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ फॉर्मल कपड़े नहीं टंग रहे, ये मेरे माँ बाप के सपने टंग रहे। क्योंकि समझो जब तुम्हारा सपना टूटता है ना, तो तुम्हारा अकेले का सपना नहीं टूटता है, तुम्हारे आसपास की जितनी जिंदगियां है ना उन सबके सपने टूटते हैं। मैंने उस दिन सबके सपने टूट दिए। मैंने सीए छोड़ी, मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। 5 लोगों में परफॉर्म कर रहे हैं, कभी 6 लोगों में परफॉर्म कर रहे हैं,
कहीं पे चाय की टपरी पे अगर लोग ऐसे जमा होकर बैठे हैं तो वहाँ जाके मैं उनसे बात करता था और बात करते करते उनको कहानी सुनाने लग जाता था। जानबूझ के ना रैपिडो बुक करता था क्योंकि मेरा ना ऐसे दोस्त नहीं थे, तो मैं बहुत परेशान हूँ। जब तुम ऐसे परेशान रहते हो, तुम उस नेगेटिव एनर्जी में रहते हो ना, तो तुम्हारे थॉट्स ही नेगेटिव होते हैं, तुम्हारा पूरा ऑरा नेगेटिव होता है, तो तुम उस टाइम तुम्हारे दोस्त नहीं बनते। मैं जानबूझ के रैपिडो बुक करता था, रैपिडो वाला आता था, उसके पीछे बैठता था, उसको पोइट्री सुनाता, उसको कहानी सुनाता था, उसको जहाँ तक ड्रॉप था ना वहाँ तक जाते थे, वहाँ उसको चाय पिलाता था और उसको बोलता था कि वापस घर तक छोड़ दे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो जो स्विगी जोमेटो वाले बारिश में नहीं खड़े होते थे साइड में, मैं उनको सुनाता था और वो कंफ्यूज हो जाते थे कि साला खाना डिलीवर करे, इसका गम डिलीवर करे। क्योंकि मुझे पास वही करना। और एक वन फाइन डे मैं ऐसे एक जगह परफॉर्म करने जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ 4 लोग थे, मैंने 4 लोगों के लिए परफॉर्म किया, मैं बाहर निकला, मेरा एक दोस्त है, उसका फोन आया, बोले रणमल मैं सीए सिद्धार्थ मालू बोल रहा हूँ, मेरा बिग 4 में हो गया है। मेरे को था कि तेरी पोइट्री कैसी चल रही है? बोला भाई अच्छी चल रही है। कैसे बताऊं उसको कि कैसी चल रही है? रोज ऐसे हिम्मत टूटती थी। और मैं बोला सिद्धार्थ, उसने फोन में बोला कि वो सब ठीक है, तेरे को दर्शक का पता चला नहीं चला? मैं बोला दर्शक, क्योंकि हमारा एक दोस्त ऑलरेडी सुसाइड कर चुका था, तो जब उसने मेरे को बोला कि तेरे को दर्शक का पता चला नहीं चला, तो मुझे लगा फक। मैं तुरंत दर्शक को फोन किया, दर्शक क्या हुआ? बोले कुछ नहीं यार। बोला तू कहाँ है? तो बोले मैं अहमदाबाद में एक एरिया है नरोडा। बोले मैं वहाँ हूँ। मतलब तू ऐसा कर, तू फटाफट मेरे को एयरपोर्ट साइड आ, मिल, अपन चाय पीते हैं। दर्शक आया, मैं बैठा, मैं और दर्शक बात कर रहे हैं। तो बोला दर्शक क्या हो गया? तो दर्शक बोले यार सीए छोड़ दी मैंने भी, और वो पता है मेरे साथ थी वो लड़की 8 साल से, उसने भी मेरे को छोड़ दिया, ये बोल के कि यार तू तेरे सपने तो पूरे नहीं कर पाया, मेरे सपने क्या पूरे करेगा। और दर्शक है ना, वो ओल्ड स्कूल लवर टाइप आदमी था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम ठंड का टाइम था ना, उसने वो जैकेट पहना था, जैकेट की साइड में इधर एक चेन थी, उधर उसने ऐसे हाथ डाला और एक टूटा हुआ नाखून निकाला और मेरे हाथ पे रखा और मेरे को कहता है कि रणमल ये नाखून उसका है। तब एक शेर लिखा दोस्तों, आप कहेंगे इरशाद कि ये मेरी हक की किताबों को किसने चीरा है, बिन पन्नों के ये लड़का कैसे जी रहा है। आज जब दीनों धर्म हक में नहीं तो कहते हैं कि लड़का सर फिरा है। अब मुझे दुनिया की कोई भी चीज नायाब नहीं लगती, ये चांद है या टूट कर किसी का नाखून गिरा है। मैं और दर्शक एक लंबी कन्वर्सेशन में आया। दर्शक ने मेरे को बोला कि रणमल कुछ भी हो जाए, अब तू जो ये सब कर रहा है ना, अब इसमें तू वापस नहीं आ सकता है। अब इसके बाद से तूने अगर किसी की उम्मीद तोड़ी तो वो इंसान कभी भी जिंदगी में तेरे से उम्मीद नहीं लगा पाएगा। मैं परफॉर्म करता रहा। अब सीएन है ना, मैं जनरली थैंकफुल हूँ टू दिस प्रोफेशन। उसने मेरे को एक बहुत बढ़िया बात सिखाई कि यू कैन रिवाइव योर लाइफ आफ्टर एवरी 6 months। हर 6 महीने में तुम वापस तैयारी कर सकते हो। मैंने 6 महीने के गोल्स डिसाइड करने शुरू किए कि भाई अगले 6 महीने में ना मैं मुंबई, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद शो करूँगा। पहले 30 टिकटें बिकती, 40 बिकनी शुरू हुई। अगले 6 महीने में इंडिया टूर करूँगा। मैंने इंडिया टूर किया। अगले 6 महीने में मैंने अहमदाबाद में 700 सीटर ऑडिटोरियम डाला। जब मेरी 400 टिकट बिकी ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने 2 ग्रुप एक साथ पास कर लिए। मैंने 700 टिकटें बेची अहमदाबाद में, मैंने मुंबई में ऑडिटोरियम बेचा, मैंने सूरत में ऑडिटोरियम बेचा। मैं मेहनत करता रहा। मैंने कभी वो नहीं समझा कि रणमल अब करेंगे क्या। मैं बस ये मानता था कि भरोसा, मेहनत पे, यकीन अपने आप पे, वफादारी, ख्वाब से कुछ लिखोगे तुम, कुछ लिखेंगे रास्ते। और वो करता गया। मैं कभी पीछे नहीं हटा। एंड मैं आज आप लोगों को भी एक प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे 6 महीने आएंगे कि जिस 6 महीनों में, हर 6 महीनों में हम स्टेडियम शोज कर रहे होंगे कि मेरे हक में रोना धोना, मैं सब में खुशियाँ बांटूंगा, तोल तराजू तुम रख लो, मैं कला की रोटी खा लूँगा, और मेरे हिस्से का सब कुछ है वहम सरासर पालूंगा। अहमदाबाद का खून लगा है, अब स्टेडियम करके मानूंगा। बिकॉज आई जनरली फील यार कि अगर कोई भी इंसान ये सोचता है ना कि यार मतलब मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं जीना छोड़ दूं,
मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो 6 महीने किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, 6 महीने किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, 6 महीने किसी रिलेशनशिप में डालते हैं और वो वर्कआउट नहीं होता है। और उसका ये मतलब थोड़ी है ना यार कि सब खत्म हो गया। अब वही 6 महीने एक बार अपने आप को दे के देख लो। मैंने दी अपने आप को, आई एम द लाइव एग्जाम्पल भाई, कि जिसने अगर सीए छोड़ी भी ना तो उसके बाद भी एक करियर बनाया जिसके सहारे वो जी सकता है। मेरे माँ बाप चाहते थे मैं सीए बनूं ताकि मैं एसेट मैनेज करूं, पर जिस दिन मैंने सीए छोड़ी ना उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि असली एसेट मैं हूं। आज ऐसा दिन आ गया है ना कि आज हम इतने शोज करते हैं, मैं इंडिया टूर करता हूं, मैं कॉर्पोरेट शोज करता हूं। आज का ऐसा टाइम है ना कि अब मुझे सीए की जरूरत पड़ रही है। That's how life changes। मतलब मैं तो जनरली मैं बताऊंगा कि जिन भी लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी से राइट ऑफ किया था ना, मैं उन सबको बताऊंगा कि मैं कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं हूँ, मैं एक इनटेंजिबल एसेट हूँ कि भले मेरी वैल्यू दिखती नहीं है पर वो एग्जिस्ट जरूर करती है। आज मैं देखता हूँ तो मेरी जिंदगी की किताबें है ना मैच होती है। यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू एंड फेयर व्यू है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उन सबको मतलब एक जनरल मैसेज है कि कभी हिम्मत मत हारना, कि मुश्किलें लाख कठिन आएगी गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। कि मुश्किलें लाख कठिन आएगी गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। कहाँ है जो मेरे साथ चले थे वो लोग जो कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।